ये था एक क्वेश्चन मिस्टेक था इन द सेंस उसके ऑप्शंस प्रॉपर नहीं थे, ठीक है। जो आपने टेस्ट सॉल्व किया संडे का, कुछ उसमें ऑप्शंस करेक्ट नहीं थे, तो 2597 ऐसा कुछ ऑप्शन दिया था, राइट। तो मैंने ही क्वेश्चन पेपर सेट किया था। तो एक क्वेश्चन जो था उसको मैं एक बार डिस्कस कर लेता हूँ और हम आगे का टॉपिक पढ़ेंगे। तो क्वेश्चन ये था कि हाउ मेनी पेयर्स ऑफ फॉल्स रिब्स आर प्रेजेंट, कितने पेयर्स ऑफ फॉल्स रिब्स हैं। फॉल्स मतलब जो ट्रू नहीं है वो, ठीक है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल ट्रू रिब उसको कहा जाता है जो पीछे तरफ वर्टेब्रा से ज्वाइंट हो और डायरेक्ट तरफ और सामने तरफ वेंट्रल तरफ स्टेर्नम से ज्वाइंट हो, ठीक है। तो those ribs which are directly joined on the ventral side with the sternum and on the dorsal side they are joined with the vertebra, they are called as true ribs. तो फर्स्ट से लेकर सेवेंथ जो रिब है वो तो कंपलसरी स्टेर्नम के साथ ज्वाइंट हो रही है। अब बचता है सवाल ये कि 8, 9 एंड 10, ठीक है। 8, 9, 10, 11th और 12th ये जो रिब्स है ये स्टर्नम के साथ डायरेक्टली ज्वाइंट नहीं करती है। तो इस मुताबिक ये पांचों पेयर ऑफ रिब्स जो स्टर्नम को ज्वाइंट ही नहीं करती है वेंट्रल साइड में, सभी का नेम फॉल्स रिब्स रहना चाहिए ना। मतलब सभी फॉल्स है क्योंकि सभी स्टर्नम के साथ ज्वाइंट नहीं कर रही है, पर सिर्फ 8, 9 और 10th रिब को ही फॉल्स रिब्स कहा जाता है। रीजन, क्योंकि दे आर कनेक्टेड विद द स्टर्नम, नॉट डायरेक्टली, दे आर इनडायरेक्टली कनेक्टेड विद द स्टर्नम। तो वो हिस्सा तो है स्टर्नम का पर डायरेक्टली ज्वाइंट नहीं कर पाता है, इसलिए हम उसको ट्रू रिब नहीं कहते हैं, उसको हम फॉल्स रिब्स कहते हैं। तो अगर आपको क्वेश्चन में सवाल आता है हाउ मेनी पेयर्स ऑफ फॉल्स रिब्स आर प्रेजेंट, फॉल्स रिब्स के आपको अगर पेयर पूछा जाए कितने पेयर्स है, और अगर ये ऑप्शन है 2, 5, 9, 7, दिस आर द 4 ऑप्शन, तो पहली बात सेवेंथ पेयर ऑफ रिब्स ये क्या हो जाएगा, दिस आर ट्रू रिब्स जो डायरेक्टली स्टर्नम के साथ ज्वाइंट होते हैं। और इसका और एक नाम क्या है, ये पीछे तरफ वर्टेब्रा से और सामने तरफ स्टर्नम से, इसलिए इसका सेकंड नेम है वर्टेब्रो स्टर्नल रिब, राइट। 8, 9, 10 कैसी है, पीछे तरफ तो वर्टेब्रा से, सामने तरफ कार्टिलेज से, राइट, बट इनडायरेक्टली कनेक्टेड है सेवेंथ को। तो इन तीनों में से कौन सा ऑप्शन चूज करें। तो पहली बात, फॉल्स रिब्स कौन से हैं, 8, 9 और 10। अच्छा, इनको फॉल्स रिब क्यों कहा जाता है, क्योंकि ये पीछे तरफ वर्टेब्रा सामने तरफ कार्टिलेज से ज्वाइंट होती है, इसलिए वर्टेब्रो कॉन्ट्रल रिब्स, ठीक है ना, ऐसे लर्न करना है, वर्टेब्रो कॉन्ट्रल रिब्स है 8, 9, 10। तो 3 पेयर ऑफ रिब्स हैं जो फॉल्स रिब्स में आती है, बट यहाँ ऑप्शन क्या दिए हैं 2, 5, 9, 7। whenever you stuck in this type of question that you are not able to choose any of the one correct option, क्योंकि एक भी करेक्ट नहीं है, 2 पेयर दिए, तो आपका लॉजिक क्या चलेगा पता है, 11th एंड 12th, क्या ये फॉल्स रिब्स हो जाएगी 11th और 12th, नहीं। 11th एंड 12th फॉल्स रिब्स नहीं कह सकते उसको, क्यों, क्योंकि वो सिर्फ पीछे से निकलती है, वेंट्रल साइड से सामने तरफ किसी से ज्वाइंट नहीं होती है, वो किडनी के पास आकर सपोर्टिंग एक रिब है जो वेंट्रली आकर कोई भी बोन को नहीं ज्वाइंट करती, तो आप कैसे उसको फॉल्स रिब्स बोलोगे। ट्रू रिब का मतलब समझो, उससे फॉल्स रिब का मतलब निकालो। वो रिब जो पीछे से भी और सामने से भी ज्वाइंट रहती है उसको कहते हैं ट्रू रिब। असलियत में ट्रू का मतलब 100% फिक्स, ऐसी रिब जो सामने और पीछे दोनों तरफ से प्रोटेक्टेड हो वो ट्रू है। तो सोच कर देखो कौन पूरी तरीके से प्रोटेक्टेड है, दोनों तरफ बोन से ज्वाइंट है, फर्स्ट से लेकर सेवेंथ पेयर तक बस। 8, 9, 10 पीछे से तो है लेकिन सामने तरफ बोन से है क्या, कार्टिलेज से है, इसलिए उनका नाम फॉल्स रिब्स या वर्टेब्रो कॉन्ट्रल रिब कहा जाता है। तो कौन सा चूज करेंगे, द करेक्ट आंसर, वैसे तो करेक्ट आंसर क्या है, 3 पेयर रहना चाहिए, ये करेक्ट आंसर हो जाएगा, बट फिर भी इसमें से चूज करना है, सो वन ऑफ द ऑप्शन विल बी दिस, नियर बाय आपको चूज करना है, ज्यादा नहीं चूज कर सकते। 2 और 5 दोनों में से जो भी चूज करोगे आप वो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपके लिए, 2 एंड 5, बिकॉज 3 इज द डिजिट विच कम्स अबोव 2 एंड 3 के आगे 4 देन 5, तो आप 5 भी चूज करोगे ना और 2 भी चूज करोगे, आपका दोनों ऑप्शन करेक्ट होगा। बट असलियत में आई एम रिपीटिंग, फॉल्स पेयर ऑफ रिब्स कितना है, ओनली 3। और अगर आपको ये सवाल आए कि बताओ ऐसी कितने पेयर ऑफ रिब है जो स्टेर्नम को ज्वाइंट ही नहीं करती है, 2, ऐसे कितने पेयर ऑफ रिब है जो स्टेर्नम को ज्वाइंट है डायरेक्टली एंड इनडायरेक्टली बोथ। अच्छे से सवाल सुनना, हाउ मेनी पेयर्स ऑफ रिब्स
are joined with the sternum directly and indirectly, then answer would be 7 plus 3 मतलब 10 pair of ribs. ऊपर से लेकर 7 तक वो तो जॉइंट है ही, 8, 9, 10th भी कंसिडरेशन में लेना है, तो 10 pair of ribs are directly and indirectly connected with each other. ठीक है, इसके बेसिस पर आप अपने हिसाब से क्वेश्चन सॉल्व कर लोगे. आई एम हैविंग बिलीव ऑन यू. तो इन सभी को मिटाते हैं, और किसी को डाउट है तो वो पूछ सकता है. बाकी मैंने ईमेल आईडी पर आपको क्वेश्चन भेजे हैं, आप वहां से टैली कर सकते हैं. ठीक है, राइट. So let's understand or let's continue the topic which we have left on Saturday. तो सैटरडे को हम डिस्कस कर रहे थे कि what is covering the lungs. लंग्स को प्रोटेक्ट करने के लिए कौन सी मेम्ब्रेनस कवर आती है. So the membranous covering protecting the lungs are called as pleura. राइट. मैं थोड़ा फास्ट लिखता हूँ क्योंकि उस दिन मैंने थोड़ा एक्सप्लेन किया था, आज इसका थोड़ा डेप्थ में पढ़ेंगे. देयर इज ए आउटर प्लूरा एंड देयर इज ए इनर प्लूरा. ठीक, दोनों के बीच में क्या हो जाएगा, प्लूरल स्पेस. जैसे सर आपकी घर की दीवार रोड से कनेक्टेड है, आपके घर की बाउंड्री वाली जो दीवार है वो रोड से कनेक्टेड है, आपके रूम की दीवार आपसे कनेक्टेड है. सही बात है. और बीच की स्पेस में आपकी एक्टिविटी रहती है जो आपको इनिशियली प्रोटेक्ट करती है. समझ रहे हो. तो एक बाउंड्री, अगर ये आपका हाउस है तो ये उसकी बाउंड्री रहेगी. सो वेयर आर यू, यू आर प्रेजेंट इनसाइड द हाउस, राइट. सो दिस इज आउटर साइड, बाहर तरफ है, तो एक आउटर मेम्ब्रेन, एक इनर मेम्ब्रेन. और आपके बाउंड्री में और आपके घर के बीच में जो जगह रहेगी उसको क्या कहोगे, स्पेस कहोगे. ठीक है, वो आसमान वाला स्पेस नहीं है. तो मैं यहाँ पर लंग्स के एक लंग्स ड्रॉ करता हूँ इस तरीके से. इफ दिस इज द लंग्स, तो लंग्स के बाहर तरफ एक कवरिंग है, लंग्स के अंदर तरफ एक कवरिंग है. ठीक है. तो असलियत में देखो अच्छे से, तो जो ये प्राइमरी ब्रोंकस सेकेंडरी ब्रोंकस से डिवाइड होकर आएंगे, इनके साथ कौन कनेक्शन में है, अंदर वाली मेम्ब्रेन. बाहर वाली मेम्ब्रेन है, ये किसके साथ कनेक्टेड है, द आउटर मेम्ब्रेन इज कनेक्टेड विद द रिब केज. ठीक है. तो ऐसा रिब का पूरा केज है, ठीक, जिसके अंदर लंग्स बैठी हुई है. बट लंग्स एंड रिब कैनॉट बी डायरेक्टली कॉन्टैक्ट, कैनॉट बी डायरेक्टली टच विद ईच अदर. सिंपल सा स्टेटमेंट. अगर आपके रूम की दीवार ही आपके घर की बाउंड्री बना दूं तो क्या होगा, तो सर चोरी के चांसेस बहुत ज्यादा इंक्रीज हो जाएंगे. क्यों ऐसा, क्योंकि जब घर की दीवार ही, आपके रूम की दीवार ही बाउंड्री समझकर इस्तेमाल की जा रही है, मतलब घर पर कोई बाउंड्री नहीं है, नहीं, मतलब कोई ग्रिल भी नहीं होगी, नहीं, आसानी से अंदर चोर आ सकता है, बिल्कुल बात सही है. नुकसान किसको होगा, हमको. तो क्या प्रोटेक्शन रखने की जरूरत है, बिल्कुल. इसी तरीके से लंग्स के अंदर एक्सचेंज ऑफ गैसेस हो रहा है, आप उसको डायरेक्ट एक हड्डियों के ढांचे के साथ कनेक्ट कर दोगे, कोई भी बोन का प्रेशर आया वो तो डायरेक्ट लंग्स को एक्सर्ट करेगा ना प्रेशर. डैमेज कौन होगा, लंग्स. लाइफ किसकी जाएगी, हमारी, बिकॉज उसको लाइफ टाइम काम करना है. तो लंग हैज टू बी प्रोटेक्टेड. किससे प्रोटेक्ट करना है, नेचर से नहीं. रिब केज जो एक बोनी स्ट्रक्चर है, लंग्स उसके अंदर डायरेक्टली कांटेक्ट में नहीं आना चाहिए. तो अगर मैं अच्छे से देखूं तो ये जो लंग्स है, मैंने एक ही ड्रॉ किया है. आई एंड होप आप डायग्रामेटिक व्यू पर ना जाएं क्योंकि मैंने सर्कुलर ड्रॉ किया. ये जो दो लंग्स है, इसके बाहर कुछ इस तरीके प्लूरा, इसका नाम क्या है, जो भी बाहर, प्लूरा इज जस्ट द मेम्ब्रेन, राइट. और जो इनर तरफ रहेगी, इनर तरफ मतलब अच्छे से देखो, दिस इज द लंग, दिस इज द रिबकेज. ये वाला जो है ये रिबकेज है, मतलब जहां ये बोन्स आ रही है और स्टर्नम है, ये पूरा रिबकेज, हड्डियां जो है इसको बाहर निकाल दी तो ये है वो, और उसके अंदर बैठी हुई है लंग. ठीक है. इन दोनों के बीच में मेम्ब्रेन रहती है. तो जो विसरल ऑर्गन से जुड़ी हुई मेम्ब्रेन है इनर तरफ, उसको मैं क्या लिखूंगा, विसरल प्लूरा, विसरल प्लूरा. ठीक. और जो बाहर तरफ जुड़ी है वो पैराइटल प्लूरा. तो इसको क्या लिख सकता हूं, इट इज अटैच्ड विद द surface of the rib cage or it is attached with the muscles of the rib cage.
attached with the muscles of rib cage। ठीक है, यहाँ से आपका ब्रीथिंग मैकेनिज्म स्टार्ट होता है, थोड़ा अच्छे से पढ़ना, राइट। आज का क्लास यहाँ से इंपॉर्टेंट है। तो पैराइटल प्लूरा बाहर वाला जो रिब केज के साथ ज्वाइंट हो जाता है, अटैच विद द मसल्स ऑफ रिब केज। विसरल प्लूरा किसके साथ? तो सर अगर रिब केज और लंग्स के बीच में कुछ मेम्ब्रेन है, तो एक मेम्ब्रेन लंग्स के साथ जुड़ी हुई है और एक मेम्ब्रेन रिब केज के साथ जुड़ी हुई है। ये प्रोटेक्ट करके रखता है ताकि आप अगर बोन पर या रिब केज पर ऐसे पंच भी मारो तो कहाँ कहाँ प्रेशर एक्सर्ट होगा। इफ समवन इज आस्किंग मी द क्वेश्चन दैट if a X person beats on your rib cage, then the pressure exerted by that person have to travel how much layer to reach to the surface of the lungs। अगर ये मुझे किसी ने सवाल पूछा, पंच मारने के बाद प्रेशर लंग, आई होप मेरी आवाज आ रही होगी, मेरी आवाज आ रही है? हाँ सर। हाँ सर, कॉल आ गया था। तो इफ समवन आस्क मी कि किसी ने अगर पंच मारा तो वो प्रेशर को लंग्स तक पहुंचने के लिए कितनी लेयर्स या कितनी मेम्ब्रेन क्रॉस करनी पड़ेगी? माय आंसर वुड बी स्किन, फिर उसके अंदर कुछ रहता है बट रिब केज। स्किन के बाद मानकर चलो रिब केज आ गया, बोन्स का स्ट्रक्चर आ गया, स्टर्नम को हटा दो और ये जो रिब्स इसके साथ ज्वाइंट हुई है उसको भी हटा दो, चेस्ट बोन को हटा दिया, रिब को भी हटा दिया। अब वो प्रेशर को किस में ट्रेवल करना पड़ेगा? तो सर रिब केज के साथ, रिब केज के मसल्स के साथ जो मेम्ब्रेन जुड़ी हुई थी उसका नाम था पैराइटल प्लूरा। ठीक है, तो मैंने आपको एक चीज समझा है, रिब केज, रिब को कहते हैं कोस्टल। दो कोस्टल के बीच में कौन सी मसल रहती है? ये आपका सवाल भी था संडे के वीकली टेस्ट का, ICM, इंटर कोस्टल मसल। तो यही दो मसल्स है जो पीछे तरफ पैराइटल प्लूरा से जुड़ी हुई होती है। इट इज लिटिल बट डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड 3D डायग्राम, बट मैं आपको एक वीडियो भेजूंगा 3D डायग्राम का, उससे आप अच्छे से देखना कि कैसे क्या पूरा मैकेनिज्म है, राइट। सिर्फ अटैचमेंट, वहां कुछ समझेगा नहीं आपको, राइट। तो पैराइटल प्लूरा रिब केज के साथ ज्वाइंट है और विसरल प्लूरा इज अटैच्ड विद द, इट इज अटैच्ड फर्मली, टाइटली अटैच्ड, फर्मली अटैच्ड with the muscles of lungs। तो अगर एकदम जवाल और बच्चों, एकदम सिंपल सवाल अगर मैं आपको पूछूं तो अच्छे से देखना, विसरल प्लूरा मतलब विसरल ऑर्गन के साथ जो मसल जुड़ती है उसको विसरल मेम्ब्रेन कहते हैं, राइट। तो विसरल प्लूरा लंग्स के साथ अटैच्ड है, लंग्स के मसल्स के साथ। पैराइटल प्लूरा इज अटैच्ड विद द मसल्स ऑफ द रिब केज, मतलब ये जो ICM है ना, इसके साथ पीछे तरफ पैराइटल प्लूरा होगा। तो प्रेशर को कहां से कहां क्रॉस करना पड़ेगा? फर्स्ट उसको रिब केज से क्रॉस करना पड़ेगा। रिब केज मतलब पूरा स्टर्नम, पूरे रिब और पीछे का वर्टेब्रा, इसको पूरे को हटा दो, आपको लंग्स मिलेगी अंदर, ठीक है ना। जैसे अगर एक शेर पिंजरे में बंद है तो चारों तरफ के या जितने तरफ के लोहे हैं जिससे वो केज बना है सबको हटा दो, आपको शेर मिलेगा। उसी तरीके से पूरे आजू बाजू के लैटरल साइड के रिब, वेंट्रल साइड का स्टर्नम और डॉर्सल साइड का वर्टेब्री पूरा हटा दो तो आपको लंग्स मिलेगी। तो सबसे बाहर किसको क्रॉस करना पड़ेगा? पहले रिब केज, फिर पैराइटल प्लूरा, फिर विसरल प्लूरा। नहीं सर, बीच की स्पेस कहां गई? इफ समवन हैज टू डू रॉबरी इन योर हाउस, देन उसको कितनी मेम्ब्रेन क्रॉस करनी पड़ेगी? पहले आपके घर की बाउंड्री जो कि पैराइटल रीजन पर है, बाहर है, पैराइटल मतलब बाहर, फिर बीच की स्पेस, बाउंड्री, फिर धीरे जाकर आपके घर की दीवार विसरल जो आपके साथ जुड़ी हुई है, जो लंग्स के साथ जुड़ी हुई है। जैसे ही विसरल लेयर को क्रॉस किया चोर घर के अंदर, जैसे ही घर की दीवार को क्रॉस किया चोर घर के अंदर, उसी तरीके से विसरल प्लूरा के अंदर अगर आप जाओ तो यू कैन एंटर डायरेक्टली टू द लंग्स। बट बीच की स्पेस बहुत इंपॉर्टेंट है, राइट। तो यहाँ पर क्या है, दिस इज द स्पेस प्रेजेंट, किसके बीच में? दो प्लूरल मेम्ब्रेन के बीच में स्पेस प्रेजेंट है, ठीक है। क्या होगा इसका फंक्शन?
इट प्रोटेक्ट, और अच्छे से देखना, आउटर प्लूरा और इनर प्लूरा या रिबकेज के साथ जुड़ी हुई पैराइटल प्लूरा या विसरल प्लूरा दोनों मिलाकर एक फ्लूइड सिक्रीट करती हैं, ताकि यहाँ पर समझ लो, यहाँ पर वो क्या करे, ट्रैप हो जाए। सपोज दैट ये पैंडेमिक सिचुएशंस में हर घर के बाहर सैनिटाइजर लगा हुआ रहता है जनरल में, या कंपनीज में मानकर चलो, या घर पर भी। तो पहले वो कुछ फ्लूइड सिक्रीट करेगा, फिर अंदर आने के बाद आप सिक्रीट करोगे फ्लूइड, ताकि वो पूरा ट्रैप हो जाए। कौन? जो भी इंफेक्शन पैथोजन आ रहा है वो ट्रैप हो जाए। इसी तरीके से लंग्स ने भी काम किया। बाहर वाली पैराइटल प्लूरा और अंदर वाली विसरल प्लूरा दोनों मिलकर सोचते हैं कि बार बार लंग्स पर प्रेशर आ रहा है, छोटा सा बच्चा भी अगर नीचे गिर जाता है उसकी भी रिबकेज अंदर प्रेशर एक्सर्ट करेगी। लंग्स डायरेक्टली प्रेशर झेलना नहीं चाहता, इसलिए उसने अपने ऊपर मेम्ब्रेन लगा दी, विसरल प्लूरा वाली। करेक्ट? विसरल मतलब, विसरल ऑर्गन मतलब सभी बॉडी के ऑर्गन। तो लंग्स के ऊपर ये लग गई मेम्ब्रेन। रिबकेज ने बोला मैं भी लंग्स के साथ डायरेक्ट प्रेशर एक्सर्ट नहीं करता, चलो मैं लंग्स और मेरे बीच में पैराइटल प्लूरा लगा देता हूँ। तो दोनों ने अपने अपने प्रोटेक्शन के लिए मेम्ब्रेन लगा दी, खाली बच गई बीच की स्पेस। So both of the membrane, parietal and visceral, have decided to secrete a fluid which will what, क्या फंक्शन करेगा वो? अगर शॉक आता है तो शॉक को एब्जॉर्प्शन करने का काम वो बीच का फ्लूइड करेगा, लुब्रिकेंट करेगा। मतलब क्या? लुब्रिकेंट इन द सेंस, if the engine has to work properly, the oil should be poured directly into the engine within a certain period of time. ठीक है, बार बार ऑयल डालना पड़ेगा इंजन में ताकि वो प्रॉपरली वर्क करे। ठीक उसी तरीके से दोनों मेम्ब्रेन बीच में फ्लूइड सिक्रीट करती है, जो फ्लूइड प्रेशर को ऑब्जर्व कर लेगा। मतलब कोई भी बाहर से शॉक आ रहा है, प्रेशर आ रहा है, तो उसको ऑब्जर्व कर लेगा। यस, आई एम देयर। सपोज दैट, वेरी जेंटल, एकदम सिंपल बोलता हूँ। अगर आप कार में बैठे हो और जहां पर अगर बड़ा सा ब्रेकर आ जाए, तो जितना प्रेशर वो ये झेलते हैं, जितना प्रेशर टायर और वहां के जो ये रहते हैं, क्या कहते हैं उसे, स्पोक्स, राइट, स्पोक्स आई गेस, जो इसके ये रहते हैं हाइड्रोलिक वाले, जिसके अंदर फ्लूइड रहता है, वो प्रेशर झेल के वापस आपको मेंटेन कर देते हैं वापस। मतलब आपका बैलेंस बिगड़ने नहीं देते, आपको झटका नहीं लगने देते। अगर वो नहीं होते तो इमेजिन क्या होता पता है? ब्रेकर आता और एकदम स्पीड से गाड़ी आती तो आप एकदम कार के छत को, कार का जो रूफ है, उस रूफ को आपका हेड लगकर आप फिर से नीचे गिर जाते हैं। तो दुख किसको होता? हार्म किसको होता? हमको। तो प्रोटेक्ट किसने किया? तो अंदर के हाइड्रोलिक जो वहां पर स्पोक्स लगे हैं, जो क्या है, टायर के साथ कनेक्टेड होते हैं, जो पूरा प्रेशर बैलेंस झेल लेते हैं, फ्लूइड रहता है। उसी तरीके से ये बाहर जो लंग्स के साथ एक मेम्ब्रेन जुड़ी हुई है, बाहर वाली जो रिब केज के साथ जुड़ी हुई है और अंदर वाली जो लंग्स के साथ जुड़ी हुई है, दोनों मिलकर एक फ्लूइड सिक्रीट करते हैं। ठीक है, तो मैं एक शॉर्ट में लिखता हूँ, टीपी का मतलब पैराइटल प्लूरा एंड वीपी का मतलब विसरल प्लूरा। समझ जाओगे? तो पीपी एंड वीपी, मेरे पास स्पेस नहीं है इसलिए शॉर्ट फॉर्म लिखा है, आपको ऐसे लर्न नहीं करना। तो पैराइटल प्लूरा एंड विसरल प्लूरा बोथ secrete a fluid, ठीक है। तो इसका नाम क्या हो जाएगा? बीच का स्पेस प्लूरल स्पेस। प्लूरल स्पेस मतलब दोनों प्लूरा के बीच का प्लूरल स्पेस क्या करेगा? तो ये दोनों फ्लूइड सिक्रीट कर रहे हैं बीच वाले रीजन में। मतलब हम अगर अच्छे से देखें तो इफ दिस इज द लंग्स, तो अंदर वाली जो लंग्स के साथ डायरेक्टली जुड़ी हुई है वो वीपी है, और बाहर वाली जो रिब केज के साथ, अब मेरे लिए ड्रॉ करना पॉसिबल नहीं होगा, ऊपर रिब केज, तो बाहर वाली जो रिब केज के साथ जुड़ी हुई है वो पी है, पैराइटल प्लूरा। दोनों के बीच की स्पेस, दिस इज कॉल्ड एज प्लूरल स्पेस। ठीक है, तो अंदर वाली मेम्ब्रेन, बाहर वाली मेम्ब्रेन, दोनों ने फ्लूइड सिक्रीट किया। जो क्या कर रही है? इट सिक्रीट, बोथ ऑफ द मेम्ब्रेन सिक्रीट द फ्लूइड व्हिच एक्ट्स लाइक ए लुब्रिकेंट। लुब्रिकेंट जैसे एक्ट करती है। और एक आप चीज लिख सकते हो लुब्रिकेंट के नीचे, इट हेल्प इन एब्जॉर्प्शन ऑफ शॉक, इट प्रिवेंट फ्रॉम शॉक। ठीक है, या ऐसे भी लिख सकते हो, इट हेल्प इन एब्जॉर्प्शन ऑफ शॉक या प्रेशर या एक्सटर्नल प्रेशर, कुछ भी लिख सकते हो। बेसिकली लुब्रिकेंट जैसा एक्ट करता है और शॉक को एब्जॉर्प्शन करने का काम करता है। शॉक एब्जॉर्प्शन।
अब सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट जो हमको समझना है वो देखो, ठीक है। राइट, यहाँ से आपका चैप्टर स्टार्ट होता है। अभी तक सब बच्चे वाला खेलता, फायरिंग फ्लैरिंग सबको आता है। यहाँ से आपके एमसीक्यूज थोड़े अजीबोगरीब, मतलब अजीबोगरीब इन द सेंस, यहाँ से आपको दिमाग लगाना पड़ेगा सवालों को छुड़ाने के लिए, ठीक है। बहुत अलग अलग टाइप के सवाल आते हैं, तो एकदम कॉन्सेंट्रेशन से क्लास सुना है, राइट। तो मैं एकदम बेसिक से क्लास स्टार्ट करता हूँ, क्योंकि यहाँ से ब्रीथिंग का मैकेनिज्म स्टार्ट होगा, राइट। तो और कहीं पर भी अगर एयर एक जगह से दूसरे जगह पर जाना है, तो जिस जगह से जाएगी वहां पर प्रेशर ये हाई रहना चाहिए, और जिस जगह पर जा रही है, जहां से जा रही है, वहां का प्रेशर हाई रहना चाहिए, और जिस जगह में जा रही है उसका प्रेशर कैसा रहना चाहिए, लो, ठीक है। तो इनडायरेक्टली अगर हमारा लंग को अगर एयर अंदर लेना है, तो उसको लंग्स के अंदर क्या करके रखना पड़ेगा, प्रेशर बढ़ाकर रखना पड़ेगा कि प्रेशर घटाकर रखना पड़ेगा। तो आई हैव गॉट ए बलून, लाइक मेरे पास एक बलून था बहुत पहले का रखा हुआ। तो सपोज दैट ये बलून है, इस बलून में बिल्कुल भी एयर प्रेजेंट नहीं है, ठीक है। तो अगर मैं इसमें कभी भी एयर फिलअप करने की कोशिश नहीं करूं, तो क्या ये कभी भी अपने आप से बलून फूलता जाएगा? नहीं। पॉइंट अच्छे से समझना, ये बलून है, अगर मैं लाइफ टाइम इस बलून में कभी भी एयर नहीं भरता हूं, तो क्या ये बलून खुद से भरने की कोशिश करेगा? नहीं। क्यों नहीं करेगा सर? क्योंकि इसके अंदर ऐसा कोई सक्शन प्रेशर नहीं है, ऐसा कोई खींचने वाला नहीं है जो नीड दिखा सके कि मुझे जरूरत है प्रेशर की, प्लीज मेरा प्रेशर की नीड सेटिस्फाई करो, राइट। तो ये बलून को आप ऐसे रखो, कभी भी ये खुद से नहीं भरेगा। पर सर लंग्स भी तो वही बलून है, लंग्स को भी आज से आपको एक छोटे से बलून के रूप में कंपेयर करना है। ये छोटा सा बलून भी तो लंग्स है। अगर ये कभी भी खुद से भरने की कोशिश नहीं करता है, तो कभी भी इसके अंदर एयर नहीं जाएगी, वो तो मैं इनिशिएट कर रहा हूं, राइट। तो थोड़ा सा फूला है, तो मैंने इनिशिएट किया है इसमें एयर भरने के लिए। क्या इसने खुद से प्रेशर क्रिएट किया है कि मुझे एयर दो? नहीं। अगर ठीक है बलून को आप लंग्स के कंपैरिजन में कंपेयर करोगे, तो क्या ये लंग अगर बलून जैसे एक्ट करने लग जाए कि मुझे कुछ भी जरूरत नहीं है प्रेशर की, तो क्या कभी भी एटमॉस्फेयर से प्रेशर अंदर आ सकता है? मतलब लंग्स को एक नीड दिखाना जरूरी है, लंग्स को एक प्रेशर की कमी, प्रेशर का डेफिसिट दिखाना जरूरी है कि यस आई एम नीडी ऑफ द एयर प्रेशर, प्लीज ब्रिंग द प्रेशर फ्रॉम द एटमॉस्फेयर इनसाइड द लंग्स। तो कोई ना कोई तो रेस्पॉन्सिबल चाहिए प्रेशर को अंदर इनपुट करने वाला, राइट। नाउ वी विल टॉक अबाउट सम टाइप ऑफ पॉजिटिव एंड नेगेटिव टाइप की ब्रीथिंग के बारे में हम बात करेंगे, ठीक है। अलग अलग सवाल आते हैं, अच्छे से देखेंगे। अगर मैं ये कहता हूँ, चलो ये तो समझ गए आप कि लंग्स बलून जैसा एक्ट करता नहीं, बलून कुछ भी प्रेशर नहीं दिखाता है कि लाओ मुझ में एयर भरो, लेकिन हमारी लंग्स बलून जैसी एक्ट करेगी तो हम जिंदा नहीं रहेंगे। क्यों? क्योंकि लंग्स चाहती नहीं है एयर अंदर आए, और लंग्स अगर चाहती नहीं है तो आप खुद इमेजिन कर देखो, ये कंडीशन कब आती है पता है? व्हेन ए पर्सन इज ऑन वेंटिलेटर एंड ही इज पुटेड विद द हेल्प ऑफ द मास्क, दैट मास्क इनिशिएट्स द प्रेशर इन द बॉडी ऑफ दैट पेशेंट। उसकी लंग्स जब बिल्कुल भी इच्छुक नहीं है ना कि बाहर से प्रेशर, मतलब बाहर से प्रेशर लाए, तो व्हेन ए पर्सन इज ऑन वेंटिलेटर, व्हेन नो मतलब अभी के कंडीशन में मैं वेंटिलेटर पर नहीं हूँ, इफ माय स्टेट ऑफ द बॉडी इज ऑन वेंटिलेटर, तब की कंडीशन क्या होगी? इन दैट कंडीशन माय लंग्स आर नॉट एबल टू क्रिएट ए प्रेशर इनसाइड, ताकि बाहर से एयर अंदर आए। इसलिए एक्सटर्नली प्रेशर क्रिएट किया जाता है कि वी आर हियर टू प्रोवाइड द ऑक्सीजन, दो योर लंग्स आर नॉट एबल टू क्रिएट ए प्रेशर, बट हम बाहर से प्रेशर एक्सर्ट करते हैं। ये वेंटिलेटर वाली कंडीशन है। तो सर नॉर्मल लाइफ में हमारी लंग्स अंदर से प्रेशर क्रिएट करती है। आई होप बहुत सारे स्टूडेंट ये नहीं समझें कि प्रेशर क्रिएट कर रहे हैं का मतलब अंदर से प्रेशर नहीं क्रिएट करते हैं कि एटमॉस्फेयर तुमको एयर चाहिए क्या, ले लो थोड़ी सी एयर। ये प्रेशर क्रिएट करने का मतलब नहीं बोल रहा हूँ। प्रेशर इज क्रिएटेड इन व्हाट टर्म, पॉजिटिव और नेगेटिव, ये कॉन्सेप्ट को समझो। तो नेगेटिव और पॉजिटिव की चर्चा मैं आपको एक एग्जांपल से देता हूँ। सपोज दैट आपके पिता और आप, राइट, योर डैड एंड यू, अच्छे से देखना।
So your dad is a positive type of person. सर किस रेस्पेक्ट में पॉजिटिव बोल रहे हो? उनके पास कमाई का साधन है, एक अर्निंग सोर्स है, उनके पास सैलरी आती है या जो भी इनकम आ रही है उनकी, उन सभी चीजों से वो एक पॉजिटिव अप्रोच दिखाते हैं लाइफ में। किसके रेस्पेक्ट में? हमारे रेस्पेक्ट में। किस लिए? कोई भी चीज चाहिए पापा से मिल जाएगी। तो इज ए हैप्पीली लिविंग मैन, जिससे हर चीज की अपेक्षा आप रख सकते हो। तो वो कैसे पर्सन है? पॉजिटिव। ठीक है, उनको कभी भी कोई चीज की कमी महसूस नहीं है, उनके पास सेटिस्फाइड है, वो आपकी हर एक चीज की पूर्ति कर सकते हैं। ठीक है, उसी पॉजिटिव अप्रोच को आप में रखकर देखो, क्या आप में पॉजिटिव अप्रोच है? मतलब क्या आपके पास अर्निंग सोर्स है? क्या आप दूसरों को सेटिस्फाई कर सकते हो? नहीं। तो आपको अगर कोई भी खिलौना चाहिए, किताब चाहिए, मैं खिलौना किताब पर ही रखूंगा, मैं मोबाइल और गाड़ी पर नहीं जाने वाला हूँ, राइट? क्योंकि मेरे से इन्फ्लुएंस मत हो जाना, मेरे एग्जाम्पल से इन्फ्लुएंस मत हो जाना। तो यू नीड बुक, तो इफ यू नीड बुक देन आपका अप्रोच कैसा रहना चाहिए? पॉजिटिव की नेगेटिव? टॉपिक को अच्छे से समझ लो, उसी टाइप से आपका लंच वर्क करता है। तो अगर एक बच्चे को, अगर एक पर्सन को या एक चाइल्ड को अपने फादर से बुक चाहिए रहेगी, तो जिसको बुक चाहिए उसको कैसा अप्रोच दिखाना पड़ेगा? नेगेटिव। नेगेटिव का मतलब पापा हंस रहे हैं, पॉजिटिव अप्रोच। अगर बेटा भी हंसेगा तो उसको कोई चीज, या बेटी भी हंसेगी तो उसको कोई चीज नहीं मिलने वाली है। सपोज दैट द गर्ल नीड ए ड्रेस, अच्छा उसको ड्रेस चाहिए, गर्ल का एग्जांपल लेते हैं। तो अगर कोई एक लड़की को अगर ड्रेस चाहिए, तो अगर वो हंसती रहेगी तो उसको ड्रेस कभी नहीं मिलने वाला है। क्यों? क्योंकि वो पॉजिटिव अप्रोच दिखा रही है। ठीक है, अच्छे से देखना। अगर मैं यहाँ लिख देता हूँ कहीं यहाँ पर मिटाकर, मेरे एग्जाम्पल के बाद आप जवाब देना, राइट? अगर ये पूरा अर्थ है और उस पर आप खड़े हो, तो ये अर्थ दरअसल आपके पापा हैं, ठीक है, और ये आप हो। ठीक है, यू आर यूर सेल्फ। अर्थ के पास एयर का भंडार है, उसको कभी भी आपसे एयर की अपेक्षा नहीं है। ये बात को क्लियर कर लो। वो एक यूनिवर्स है जिस पर एक छोटी सी बॉडी रह रही है। वो इतना बड़ा यूनिवर्स इस छोटी से बॉडी से प्रेशर की डिमांड कभी नहीं करेगा। इनडायरेक्टली आई मीन टू से, योर फादर विल नेवर आस्क टू यू, विल यू प्लीज गिव ए ड्रेस टू मी? क्या आप भी मुझे एक अपने कमाई के ड्रेस दे सकते हो? ही विल नेवर आस्क, बिकॉज उनका नेचर ही वैसा है। उनके पास इतनी कमी नहीं है, या उनके पास इतने बुरे भी दिन नहीं आए कि वो आपसे, ठीक है, नेगेटिव सेंस में नहीं लेना है, बट वो कभी भी आपसे ड्रेस नहीं मांगेंगे। वो खुद की इनकम से खुद का सेटिस्फाई कर लेंगे। दे आर सक्षम, दे आर स्टैंडिंग ऑन देयर ओन फीट, कि वो कमाकर अच्छे से खुद को तो पाल ही सकते हैं, साथ में आपकी नीड्स भी सेटिस्फाई करेंगे। सिमिलरली द एटमॉस्फेयर इज हैविंग वेरी मच प्रेशर, मतलब उसके पास एयर की कमी नहीं है। वो खुद के एयर की नीड सेटिस्फाई करने के साथ साथ आपके बॉडी की एयर की नीड भी सेटिस्फाई कर सकता है। तो मैं एक स्टेटमेंट बोलता हूँ, अच्छे से देखना। अगर पापा के पास बहुत खुशी है, अगर पापा के चेहरे पर हमेशा हंसी है, तो फादर इज ए पॉजिटिव पर्सन। अगर अर्थ में बहुत ज्यादा एयर है, उसको कभी भी प्रेशर की कमी नहीं होती है। एक चीज फिक्स है, एयर हाई प्रेशर से एयर लो प्रेशर में जाएगा। आई एम टॉकिंग अबाउट एयर, क्योंकि ऑक्सीजन ही अंदर एंटर नहीं करती है, बाकी भी गैसेस अंदर एंटर करती है। तो इनहेलेशन का मतलब ऑक्सीजन लेना है, ये सही स्टेटमेंट नहीं है। ठीक है, मैं एक एक क्वेश्चन बोलता हूँ, एमसीक्यू आता है, आपको पूछता है इज इनहेलेशन इज द ओनली टेकिंग ओनली ऑक्सीजन? योर आंसर शुड बी क्लियरली नो। तो एयर हाई प्रेशर से एयर लो प्रेशर में जाएगी, मतलब एटमॉस्फेयर से मेरे बॉडी के अंदर जाएगी। मैं कोई नहीं होता इस एटमॉस्फेयर को बोलने वाला कि प्रेशर लोगे क्या। मैं कोई नहीं होता अपने पापा को बोलने वाला कि पापा आपको क्या चाहिए बताओ, मैं खरीद के देता हूँ। ठीक है, तो इफ फादर इज स्माइलिंग, अगर पापा हंस रहे हैं, पापा खुश हैं, मतलब वो पॉजिटिव पर्सन है, क्योंकि उनके पास कोई चीज की कमी नहीं है, वो बस हंस रहे हैं, इतना समझो। इसी तरीके से अगर अर्थ के पास बहुत प्रेशर है, तो अर्थ का प्रेशर कैसा है? पॉजिटिव। मतलब हमारे बॉडी के बाहर जितना भी एटमॉस्फेयर है वो पॉजिटिव है, क्योंकि बहुत एयर प्रेजेंट है। करेक्ट है? अब देखो, अगर बच्चे को पापा से कोई चीज की नीड है, तो बच्चा भी अगर हंसते रहे, या बच्चा भी पापा के जैसा रिएक्ट करे, या वो बच्ची या वो गर्ल जिसको ड्रेस चाहिए था, ठीक है, अगर वो हंस रही है, अगर वो खुश है, द डैड विल नेवर अंडरस्टैंड दैट हर डॉटर रिक्वायर्स ए ड्रेस। करेक्ट? बिकॉज डॉटर इज टू हैप्पी एज कंपेयर टू फादर। फादर भी खुश हैं, डॉटर भी खुश है। कैसे पता चलेगा
कि इस डॉटर को नीड है ड्रेस की, क्या करना पड़ेगा सर? अगर वो हंस रही है तो अच्छे से देखना, पहली बात, डॉटर ऊपर तो उठेगी नहीं, मतलब आपकी बॉडी में हद से ज्यादा प्रेशर नहीं इंक्रीज होगा जो एटमॉस्फेयर की एयर की नीड को सेटिस्फाई करे। ये चीज तो दिमाग से गोली मारकर उड़ा दो कि आपका लंग एटमॉस्फेयर के एयर के नीड को सेटिस्फाई करेगा। एटमॉस्फेयर में प्रेशर की या एयर की कभी डेफिशिएंसी क्रिएट नहीं होगी, जिस दिन हो गई उस दिन हम एग्जिस्ट नहीं करेंगे। क्लियर है? तो हम एटमॉस्फेयर की एयर की नीड सेटिस्फाई नहीं करते हैं, वो हमारी नीड सेटिस्फाई करता है। ठीक है, जैसे डैड हमारी नीड सेटिस्फाई करते हैं, हम उनकी नहीं करते हैं। ठीक है, एक टाइम पर आकर हर कोई करता है, बट हम ये वाला एग्जांपल लेकर चलते हैं। तो अगर डैड ये है तो इक्विलिब्रियम में आ जाए तो काम चलेगा क्या? ये तो कभी नहीं हो सकता। मतलब आप कभी नहीं उठ सकते हो, मतलब हमारे बॉडी का प्रेशर कभी एटमॉस्फेयर के प्रेशर से ज्यादा नहीं हो सकता है। वो इतना रहेगा या इससे कम रहेगा। ठीक है, ऊपर कभी नहीं जा सकता, ये बात को अच्छे से समझ लो। जैसे हम नहीं जा सकते डैड के ऊपर, वैसे हमारा बॉडी का प्रेशर भी एटमॉस्फेयर के प्रेशर से ज्यादा कभी नहीं बढ़ सकता है। ठीक है, क्योंकि हम छोटा सा लंग है और वो तो आपको पता है पूरा ब्रह्मांड है, पूरी सृष्टि है। तो ये लेवल पर रह जाए तो काम हो जाएगा क्या? व्हाट इज दिस लेवल? डॉटर इज इक्वली हैप्पी, dad is equally happy. Dad will not get the sense that the daughter requires something. daughter को कोई चीज की जरूरत है, ये डैड को नहीं समझेगा अगर दोनों भी इक्वली हैप्पी है। मीन सर, if the positive pressure is present in the atmosphere and आप भी पॉजिटिव प्रेशर पर हो, ठीक है, तो एटमॉस्फेयर को कभी पता नहीं चलेगा कि आपके अंदर एयर आना चाहिए। बेसिकली एटमॉस्फेयर को पता नहीं चलता है कि आपके अंदर एयर डालू। दरअसल हमारी लंग्स ऐसा प्रेशर खींचती है कि एयर को अंदर जबरदस्ती आना ही पड़ेगा। ठीक है, तो ऐसी कंडीशन ह्यूमंस में कब आती है? जब वही बच्ची अपने बर्थडे के एक दिन पहले, जब अगले दिन स्कूल में ड्रेस पहनना होगा, वो एक दिन पहले अगर रोना या 2 दिन पहले रोना स्टार्ट कर देगी, चाहिए मुझे चाहिए। ठीक है, चाहिए मतलब चाहिए क्या? ड्रेस। तो जब वो पॉजिटिव लेवल से उठकर एकदम नेगेटिव लेवल पर जाएगी, चाहिए मतलब चाहिए, इसके बिना सरवाइव नहीं कर सकती, देन द डैड विल अंडरस्टैंड कि इनको बिना नीड सेटिस्फाई किए, बिना ड्रेस दिए इनकी डिमांड सेटिस्फाई नहीं होगी। तो इनके रोते हुए एनवायरमेंट को वो ड्रेस देकर या नेगेटिव एनवायरमेंट को एयर देकर उठाते हैं ताकि वो पॉजिटिव एनवायरमेंट में आए। पर ये पूरा कॉन्सेप्ट समझो, अगर लंग्स ने भी ये काम किया कि बाहर पॉजिटिव प्रेशर है और मैं भी पॉजिटिव बनाता हूं, तो कभी भी एयर अंदर नहीं आ सकती है। अगर मैं वो लड़की हूं और ये बाहर पूरा पापा वाला एनवायरनमेंट है, तो अगर मैं भी हंसता हूं या लंग्स भी एक पॉजिटिव अप्रोच दिखाती है, हाँ मुझे प्रेशर की जरूरत नहीं है, और एटमॉस्फेयर भी बोलता है कि हाँ मेरे पास तो पॉजिटिव है, तो पॉजिटिव डोंट गेट प्लस प्लस वाला मैथ वाला मत जाना। तो बाहर भी एटमॉस्फेयर हाई प्रेशर है, बहुत अच्छा प्रेशर है, और लंग्स का प्रेशर भी पॉजिटिव है कि मुझे उतना जरूरी नहीं है, 0 या +1 ऐसा समझो, पॉजिटिव की तरफ जा रहा हूँ। तब एटमॉस्फेयर क्या सोचेगा या लंग्स क्या सोचेगी? पॉजिटिव है, नो नीड, कोई प्रेशर खींच नहीं रहा है, तो एटमॉस्फेयर से एयर अंदर एंटर नहीं कर सकती है। कब? या डैड अपने डॉटर को गिफ्ट नहीं देंगे जब वो हंस रही हो, खुश रही हो, पॉजिटिव अप्रोच शो कर रही हो। तो डॉटर को क्या करना पड़ेगा? डॉटर को रोता हुआ एनवायरमेंट बनाना पड़ेगा। रोता हुआ मतलब नेगेटिव स्टेट में जाना पड़ेगा। नेगेटिव स्टेट में जाएंगे तब एक नीड दिखेगी डैड की तरफ कि कोई तो रो रहा है, कोई तो हंस नहीं रहा है, उस रोती हुई बच्ची का दुख मुझसे देखा नहीं जा रहा है, उसकी नीड को सेटिस्फाई करने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा? जितना मेरे पास मनी है, उसका सम अमाउंट ऑफ मनी में उसके गिफ्ट पर, उसके बर्थडे के लिए इन्वेस्ट कर सकता हूँ क्या? यस आई कैन, बिकॉज आई एम हैविंग वेरी मच अमाउंट ऑफ मनी, आई एम हैप्पीली लिविंग पर्सन, I do not have deficiency of anything. Yes, I can satisfy the need of that girl. और मेरी डॉटर की नीड मैं सेटिस्फाई कर सकता हूँ। इस स्टेट में क्या करोगे? डैड उनका नीड सेटिस्फाई करेगा, पर कब? जब तक वो रो नहीं रहेगी तब तक नीड सेटिस्फाई नहीं होगी। तो आप समझाना क्या चाहते हो सर? पॉइंट इज वेरी सिंपल। लंग्स अगर 0 प्रेशर दिखाती है ना, तो बाहर से अंदर एयर नहीं आएगी। लंग्स को एक नेगेटिव प्रेशर बनाकर रखना पड़ेगा। नेगेटिव प्रेशर बढ़ाकर रखना मतलब क्या? जितना बाहर है उससे कुछ गुना कम, जितना बाहर है उससे कुछ गुना कम
अंदर प्रेशर बनाकर रखना पड़ेगा, तभी जाकर एयर बाहर से आएगी। अगर कोई अपने दिमाग में ये समझ रहा है, अच्छे से देखना, कि अगर बाहर प्रेशर मैं लिख रहा हूं 760 है और जनरल 760 है, तो बाहर कितना कम रहना चाहिए। अगर सपोज दैट मैं लिख रहा हूं x है बाहर, 760 वगैरह छोड़ दो, बाहर टेम्परेचर x है, ठीक है, या बाहर टेम्परेचर 2x है, अंदर x कर देता हूं, चल जाएगा क्या? या इट इज द करेक्ट। पर अगर आपको कोई लंग्स के अंदर प्रेशर पूछता है, तो आप क्या जवाब दोगे? When daughter and father were in equal amount, that is a positive approach. अगर आपके लंग्स के अंदर और एटमॉस्फेयर में 2x प्रेशर है, एटमॉस्फेयर से आपके लंग्स में एयर नहीं आ सकती। ये तो क्लियर है सभी को, ये तो बच्चे वाला खेल है। लंग्स को क्या करना पड़ेगा? प्रेशर घटाना पड़ेगा। घटाना पड़ेगा तो क्या करना है? माइनस करना है, नेगेटिव करना है। तो वेयर इज दैट नेगेटिव प्रेशर क्रिएटेड? आंसर इज द प्लूरल स्पेस। इस प्लूरल स्पेस में एक नेगेटिव प्रेशर क्रिएट होता है। कैसे सर? उसको समझते हैं, अच्छे से देखना। राइट, बात यह है कि रिब केज आशु, राइट, तो बात यह है कि जो नेगेटिव प्रेशर क्रिएट होता है वो किसके वजह से होता है? लंग्स का नेचर ऐसा है कि लंग्स हमेशा अपने ओरिजिनल स्टेट पर आना चाहती है। ठीक है, ओरिजिनल स्टेट पर आना चाहती है। ओरिजिनल स्टेट मतलब अगर एक आप पंच का बॉल लो, आप उसको दबाओ, ठीक है, वो एक एक्सरसाइज रहती है ना, या आप एक स्प्रिंग समझो, जिसको ऐसे हाथ में लेकर इस तरीके से कॉन्ट्रैक्ट करते हैं। व्हाट इज द ओरिजिनल साइज और व्हाट इज द ओरिजिनल शेप ऑफ दैट स्प्रिंग दैट यू रेगुलेट बाय योर फीट? तो वो कुछ आपको इस तरीके से दिखता है। आप उसको अपने रिस्ट में लेते हो और इस तरीके से दबाना स्टार्ट करते हो, ताकि आपकी मसल्स को भी थोड़ा बहुत प्रेशर झेलने मिले। यार हैंड जो है उसका फ्लेक्सिबिलिटी हो। तो ये जो एंकल आप अपने हाथ में रखते हो, व्हाट इज द ओरिजिनल स्टेट, ये है उसका। अगर कोई इसको जबरदस्ती बाहर से दबा रहा है, यानी कि आपका हैंड या आपका रिस्ट, इसका नेचर क्या होगा? वो अपने ओरिजिनल पोजीशन पर आना चाहेगी। लंग्स के साथ यही गुस्ताखी होती है। क्या सर? लंग्स अगर ये है तो वो हमेशा अंदर जाना चाहती है, कॉन्ट्रैक्ट होना चाहती है, बट उसको जबरदस्ती कौन खींचता है? बाहर का रिब केज। सर रिब केज कैसे खींचता है? रिब केज के साथ जुड़ी हुई रहती है एक मसल या मेम्ब्रेन बेसिकली, और उस मेम्ब्रेन का नाम है पैराइटल प्लूरा। और लंग्स के साथ जो जुड़ी हुई है मेम्ब्रेन, उसका नाम है विसरल प्लूरा। रिब केज बाहर खींचता है, बाहर आता है, कौन बाहर आएगा? साथ में जुड़ी हुई प्लूरा मेम्ब्रेन। और लंग्स हमेशा अंदर जानी चाहती है, मतलब कौन?